दोस्तों, जब रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकलती है, उसी के साथ ही साथ आप लोगों के टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकलती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है रेलवे में। जो रेलवे ऑलरेडी आपको मालूम है कि रेलवे काफ़ी ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। सबसे अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब निकलती है वो आपकी इंडियन रेलवे में ही निकलती है। रेलवे में टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो एलपी की जब वैकेंसी आती है, जब आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जारी होती है रेलवे में, उसी के साथ ही साथ आप लोगों की एक और वैकेंसी जारी होती है, वो होता है आपका दोस्तों टेक्नीशियन की वैकेंसी। ठीक है, तो बात करेंगे आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे टेक्नीशियन में आप लोग अगर बनना चाहते हैं तो इसमें आपके दो डिपार्टमेंट निकल के आते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन में आपके दो डिपार्टमेंट होता है। पहला आपका डिपार्टमेंट होता है ये सिग्नल का डिपार्टमेंट होता है, और सेकंड जो डिपार्टमेंट आपका होता है ये होता है आपका टेलीकॉम का। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट जिसमें करता है आप उसमें जा सकते हैं। आप चाहे तो सिग्नल में भी जा सकते हैं, इसके अलावा आप चाहे तो आप टेलीकॉम में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आप लोगों की, तो जो आपका टेक्नीशियन की पोस्टिंग रहती है आपकी, सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे आपकी पोस्ट की जाती है, और इसके बाद जो है आपका ये आपका फर्दर प्रमोशन होता रहता है। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है आप लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा जाननी जरूरी है वो ये है आप लोगों का कि टेक्नीशियन बनने के लिए क्या योग्यता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अगर आप 10वीं पास किए हैं और इसके साथ ही साथ आपका आईटीआई का डिग्री है। ठीक है, 10th के साथ साथ अगर आपके पास आईटीआई डिग्री है तो आप टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने आईटीआई नहीं भी किया हुआ है तो 10वीं के बाद अगर आपने 10+2 किया हुआ है, इंटर अगर आपने किया हुआ है, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो भी आप टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो आईटीआई के लिए अलग से वैकेंसी होती है और पीसीएम के लिए अलग से वैकेंसी होती है, जिसमें आईटीआई के लिए आपकी ज़्यादा वैकेंसी होती है और पीसीएम के लिए थोड़ा सा कम वैकेंसी होता है। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी किया हुआ है ना, तो भी आप जो है टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन वैसे डिप्लोमा वाले जूनियर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन चूंकि डिप्लोमा की डिग्री 10+2 के इक्विवेलेंट मानी जाती है तो वे टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जानकारी वाली चीज़ है वो ये है, काफ़ी सारे लोग उम्र सीमा को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि टेक्नीशियन के पोस्ट में सर उम्र सीमा हमारी क्या रहेगी। ठीक है, तो टेक्नीशियन के पोस्ट में अगर हम आपकी उम्र सीमा की बात करें तो आपका जो है ये उम्र, मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम जो आपका उम्र रहना चाहिए वो 28 साल रहना चाहिए। 18 से 28 साल के अभ्यर्थी ये भाग ले सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, टेक्नीशियन का पेपर दे सकते हैं रेलवे में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ रिजर्वेशन का भी इस यहाँ पे लाभ रहता है। जैसे ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो है 3 साल की छूट आपके पास दी जाती है। इसके अलावा अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको टोटल 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट और आपकी ओबीसी के लिए 3 साल की छूट। आरआरबी के द्वारा प्रत्येक साल दोस्तों यहाँ पे आपका वैकेंसी निकाला जाता है। ठीक है, अब तो वैसे वैकेंसी थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली में ये हो गया है कि 3 साल 4 साल के अंतराल पे भी आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, जब भी आपकी वैकेंसी आती है इसमें जो है आप लोगों का ये काफ़ी अधिक संख्या में आता है। ठीक है, अब आपके पास जानना ये जरूरी है कि क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है, क्या सर आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। ठीक है, इसमें आपके जो है 2 सीबीटी आपके होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी 1 होता है और इसके अलावा आपके पास सीबीटी 2 होता है। ठीक है, एएलपी में आपके, अगर मैं सिंपल दोस्तों मैं छोड़ दूं अगर आपका ग्रुप डी का, तो इसके अलावा आपके जितने पेपर होते हैं ना सब में आप लोगों का 2-2 सीबीटी होता है। ठीक है, सीबीटी 1 में मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, साइंस ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 घंटे का आप लोगों का टाइम दिया जाता है जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, मतलब सिर्फ इसमें पास होना आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सीबीटी 2 में बात करें तो आपका इसमें 2 पार्ट निकल के आता है। ठीक है, एक तो आपका होता है दोस्तों पार्ट 1 और सेकंड आपके पास निकल के आता है आपका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोगों का जो है ये 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है,
पार्ट 1 में जो रहता है आप लोगों का, ये आपसे पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन ये आपसे पूछते हैं, जो कि नॉर्मल जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस के क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पार्ट 2 है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पार्ट 2 आप लोगों का डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चुना हुआ है। जैसे कि आईटीआई में कुछ इलेक्ट्रीशियन होते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने, तो आपके टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कई लोग मैकेनिक के होते हैं तो मैकेनिक के 75 क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन के तो इलेक्ट्रीशियन के 75 क्वेश्चन, पीसीएम से तो पीसीएम के 75 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपके पार्ट 2 में पूछा जाता है। ये राउंड आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपका जो 75 क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। जो आप कोर स्टडी किए हैं आईटीआई में या पीसीएम या फिर आपने डिप्लोमा में जैसे, तो वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए ये 75 क्वेश्चंस आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इनको क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद जो आपके पास राउंड निकल के आता है वो आपका मेडिकल का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। मेडिकल में आपको मालूम है कि 6/6 का आपका आई होना चाहिए, कान बिल्कुल सही होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस जैसी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह सारी चीज़ आपका होता है, ठीक है। ये आपका मेडिकल टेस्ट है। रेलवे का मेडिकल आपको मालूम है 6/6 का आपका आई होना चाहिए। इसके अलावा आपका कलर विजन, जो कि सबसे अधिक व्यक्तियों का आजकल हो रहा है, कलर विजन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक्सरे करके पूरा देखा जाता है, पूरा होल बॉडी चेकअप में एक ही बार में लिख देता हूँ कि किसी प्रकार का आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खासकर आपका ईयर में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम और आई में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आई में या ईयर में प्रॉब्लम है तो आप जो है वहां से सेलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है ये मेरिट बनाई जाती है, और मेरिट के बाद दोस्तों आप लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पे 6 मंथ के लिए भेजा जाता है, ट्रेनिंग के बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। रेलवे की किसी भी वैकेंसी की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे मेडिकल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा रहता है, ठीक है, आपको मालूम होगा पहले से ही, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे आप लोगों की पोस्टिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले जो होता है आपका ग्रेड 3 पे आपकी पोस्टिंग होती है। कुछ साल बाद आप लोगों को फिर से जो है प्रमोशन दे करके और ग्रेड 2 पर किया जाता है। उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 पे ऑलरेडी आपका बना दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, तो सैलरी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इसका जो ग्रेड पे होता है प्रति माह का, ये आप लोगों का 1900 ग्रेड पे के साथ आप लोगों का लगभग 25,000 से लेकर के और 30,000 तक का स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों का दिया जाता है इंडियन रेलवे की तरफ से, ठीक है। फिर ये सैलरी जो है आप लोग का एक्चुअली में इस पे TADA HRA करके अप्रॉक्सीमेट सैलरी आप लोग की 40-45 हज़ार के आसपास हो जाती है, लेकिन ये सैलरी जो है आपकी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट का रूल बढ़ता है वैसे वैसे आपको सैलरी इंक्रीमेंट आपका होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके है रेलवे में टेक्नीशियन की। और आपकी जो ये वैकेंसी निकलती है ना, ये हमेशा अलग से वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप सोचेंगे कि टेक्नीशियन की कोई अलग से वैकेंसी आ जाएगी, तो नहीं, टेक्नीशियन की वैकेंसी जब भी आएगी आपकी, तब आपकी रेलवे में ALP के वैकेंसी के साथ ही आती है आपकी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।